हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, 4th चैप्टर चल रहा है। आज अपन उसका 8th वीडियो देखेंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपने भारत के अंदर स्थिति देख ली थी। तो आज अपन देखेंगे कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, अपना जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसकी क्या तो उपलब्धियाँ हैं और क्या चुनौतियाँ हैं। यानी हमारे देश के अंदर अपन सार्वजनिक वितरण प्रणाली चला तो रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब होता है कि राशन की दुकानों से राशन डीलरों के द्वारा जो अपना बफर स्टॉक है उसको अपन जनता तक वितरण करवा रहे हैं। तो इसकी क्या तो उपलब्धियां हुई है और क्या चुनौतियां। उपलब्धियां का मतलब सफलता है और चुनौतियां मतलब उसकी क्या कमियां रह गई है। सबसे पहले अपन देखेंगे हमारे इस भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको अपन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कह रहे हैं, उसकी उपलब्धियां। तो बच्चों, इसका जो मेन एम ही क्या था, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था ना कि सबसे पहले तो पीडीएस सिस्टम जो था अपना पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप इसका बार बार यदि भारत सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ड यूज ना करें तो हम इसको पीडीएस भी कहेंगे। तो पीडीएस का मतलब आप समझ जाइएगा। तो पीडीएस का जो सबसे पहले अपन ने कल देखा था ना वीडियो में कि पहले तो सभी पब्लिक के अंदर ये आम जनता के अंदर खाद्यान्नों का वितरण किया जाता था, फिर उसको संशोधित किया गया, फिर लक्षित किया गया। तो बच्चों, जब इसको संशोधित और लक्षित किया गया तो सभी गरीबों को निर्गम कीमत के ऊपर अनाज उपलब्ध होने लगा। निर्गम कीमत याद है ना, बाजार कीमत से कम कीमत। तो हमारे जो राशन डीलर या उचित मूल्य की दुकान के जो डीलर होते हैं, वो हमारा जो भारतीय खाद्य निगम ने बफर स्टॉक कर रखा है। और वो बफर स्टॉक कैसे कर रखा है, याद है आपको? जो न्यूनतम समर्थन मूल्यों पे किसानों से उन्होंने अनाज खरीद लिया है, उस अनाज को अपने गोदामों के अंदर सेव कर दिया है और वही उन्हीं गोदामों से फिर क्या है, राशन डीलरों के द्वारा ये इसका वितरण करवा रहे हैं। इसी को अपन पीडीएस कह रहे हैं। तो पीडीएस के द्वारा गरीबों को निर्गम कीमत के ऊपर अनाज उपलब्ध होने लगा। पहली तो किसकी ये उपलब्धि हो गई। दूसरी, अधिशेष अनाज वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में अनाज आ रहा है। आपको समझ में कि जो अनाज जिस एरिया के अंदर, जिस राज्य के अंदर एक्स्ट्रा अनाज है, तो उस अनाज की सप्लाई कहाँ हो सकी, उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में जहाँ पर या तो उस वक्त सूखा पड़ गया है जिसकी वजह से कम उत्पादन हुआ है, या बाढ़ आ गई है, या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है। अकाल व भूखमरी की व्यापकता में कमी, यानी जो अकाल वगैरह हो रहा था देश में, भूखमरी की स्थिति अब जो विशाल स्तर के ऊपर फैली हुई थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई है। और जो अच्छी बात यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ने किसानों को उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया है। यानी सरकार, मैंने आपको बताया था ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की जो डिक्लेरेशन कब हो जाता है, किसान जब बुवाई करता है उसी वक्त सरकार ऐलान कर देती है कि इस बार गेहूं इस रुपये भाव से खरीदा जाएगा या चावल को इस भाव से खरीदा जाएगा। तो इससे क्या होता है, किसान और प्रेरित होता है उगाने के लिए, और वो अधिक प्रेरणा से उत्पादन का कार्य करता है। और साथ में जब वो अधिक उत्पादन करेगा तो स्वाभाविक है जो देश का टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। किसानों को आय सुरक्षा, किसानों को आय सुरक्षा इसलिए क्योंकि जब वो बुआई कर रहा है तब उसके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मेरी फसल का क्या दाम मिलेगा, क्योंकि सरकार ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है। तो किसानों को आय सुरक्षा भी है और उत्पादन के अंदर वृद्धि भी हो गई, जिसकी बात मैं आपको पहले ही कर चुकी हूँ। तो बच्चों, ये क्या हो गया, ये तो हो गया अपना जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी उपलब्धियां या सफलता, हमारे पीडीएस की सफलता। अब हम देखेंगे कि पीडीएस के लिए क्या चुनौतियां या कमियां आई है। तो पहली कमी है गोदामों में अनाज के रख रखाव पर व्यय। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो FCI है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, वो क्या करता है, किसानों से अधिप्राप्त अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेता है, फिर गोदामों के अंदर रखा जाता है। अब उस अनाज को गोदाम में रखने के लिए पहले तो बड़े बड़े गोदाम चाहिए। तो या तो खुद अपना गोदाम हो तब भी खर्चा आ रहा है, FCI का खुद गोदाम हो तब भी खर्चा आएगा, या FCI किराए के ऊपर गोदाम लाती है तब भी उसके ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद उसके अंदर कई जगह कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ते हैं और उसके अंदर कीटनाशियों का भी उपयोग करना पड़ता है, और उसकी बिजली की व्यवस्था, प्लस उसको कीड़ा न लगे उसकी व्यवस्था की जाती है। तो क्योंकि यदि उसको कीड़ा लग गया तो सड़ जाएंगे या फिर चूहे खा जाएंगे, तो उसका उचित प्रबंधन क्या करना पड़ता है। और FCI के गोदामों के अंदर अनाज को रखने में इस प्रकार जो रख रखाव संबंधी खर्चा बढ़ जाता है। तो
तो पहली बात इसकी जो कमी या चुनौती वही है कि गोदामों के में अनाज के रख रखाव पर व्यय होता है। अनाज सड़ता है जिससे उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। देखिए, एक तो वो होता है कि उस साल का अनाज उसी साल बेच दिया जाए तो वो अनाज कितना अच्छा होगा, लेकिन यदि उसको अनाज को गोदामों के अंदर 1 से 2 साल तक रखेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे और कीड़े लगने से उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। नुकसान होता है, चूहे खा जाते हैं। अब अनाज है तो चूहे तो खाएंगे ही, तो चूहे खा जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अनाज का नुकसान भी हो जाता है। कहीं अनाज सड़ता है तो कहीं भुखमरी है, बिल्कुल सही है कि कहीं तो गोदामों के अंदर एक्स्ट्रा इतना अनाज पड़ा है कि वो सारा सड़ रहा है, तो कहीं पे हमारा जो गरीब इंसान है वो भूखमरी का शिकार है। अच्छा, दूसरी जो मेन जो एक मैंने जो ग्राफ बनाया है कि पीडीएस में बाजार स्टॉक या पीडीएफ के अंदर जो स्टॉक है वो बाजार स्टॉक की आवश्यकता कम है और लेकिन एक्चुअल स्टॉक अधिक है। आपको मैं बताऊं कि हमारे जो ये मैंने ग्राफ बनाया है इसके अंदर जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 4 महीने बताए और यहाँ पर मैंने अनाज का गोदाम के अंदर कितना अनाज है वो बताया है। तो ये तो बफर स्टॉक है अपना, हमारे बफर स्टॉक कितना है गोदामों में और ये एक्चुअल स्टॉक है। तो बफर स्टॉक होना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या ये बफर स्टॉक होना चाहिए, इतनी की अपन को आवश्यकता है, लेकिन एक्चुअल इतना है। इस बात को जो आप अच्छे समझिए। देखिए क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जितने अनाज की आवश्यकता है राशन डीलरों के थ्रू, कि कौन से अनाज की बात कर रहा हूँ मैं, वो अनाज जो उचित मूल्य की दुकान से वितरित किया जाना है, उस अनाज की जितनी आवश्यकता है देश में उससे कहीं अधिक अनाज हमारे बफर स्टॉक के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जनवरी के अंदर हमें इतना बफर स्टॉक, यहाँ पर ये थोड़ा 100-150 पे मतलब अपन को इसकी स्केल एक बना रखी है कि हमको इतने अनाज की आवश्यकता थी, लेकिन तो हमको हमारा बफर स्टॉक होना तो इतना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हमारा इतना स्टॉक है जनवरी में। अप्रैल में इतना चाहिए तो अप्रैल में इतना है, जुलाई में इतना चाहिए तो जुलाई में इतना है और अक्टूबर में इतना चाहिए तो अक्टूबर में इतना है। तो अब यहाँ पर ये समझना है हमको कि हमको जितना बफर स्टॉक चाहिए उसकी तुलना में कहीं अधिक बफर स्टॉक हमारे पास पड़ा है। तो हमारी मांग तो केवल इतनी है, बफर स्टॉक की जो मांग कितनी है, कम है, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी क्या है, अवांछनीय है, तो मतलब ही नहीं है। जब इतना अनाज चाहिए ही नहीं तो गोदामों में भर करके उसको खराब करने की क्या आवश्यकता है। तो पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जितना अनाज है वो बफर स्टॉक की आवश्यकता वास्तव में कम है, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक अधिक है। आगे आपको ये समझ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि 2014 में स्टॉक न्यूनतम बफर प्रतिमान से अधिक था। यही बात मैंने आपको ग्राफ से समझाई है कि 2014 में हमारा जो स्टॉक था वो हमारा जो बफर प्रतिमान था उससे कहीं अधिक था। चावल के लिए पानी अधिक। अब देखो मैंने आपको बताया कि जब किसान बुवाई करता है उसी वक्त उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य बता दिया जाता है, जिससे वो क्या करता है, बुवाई के लिए या उत्पादन के लिए अधिक प्रेरित होता है। अब बच्चों आपको बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा पीडीएस के द्वारा ओनली चावल और गेहूं का ही वितरण किया जाता है। तो किसान भी क्या करेगा, सिर्फ चावल और गेहूं का ही उत्पादन कर रहा है। वो अन्य मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का उसके उत्पादन के लिए कम प्रेरित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी आय असुरक्षा है, उसको पता नहीं कि भविष्य के अंदर इसके क्या दाम मिलेंगे, कि मुझे फायदा होगा या न होगा। तो क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो ऐलान है वो बुआई के समय हो जाता है, तो हमारे जो किसान है वो किसका उत्पादन करते हैं, अधिकांश चावल और गेहूं का। तो एक बात तो ये कि सिर्फ चावल और गेहूं का उत्पादन हो रहा है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है, और मोटे अनाज जिनकी भी आवश्यकता है उसका उत्पादन किसान नहीं कर रहा है। एक तो ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया कि चावल की फसल यानी धान की फसल के लिए बच्चों आपको पता है हमारे खेत पानी से लबालब भरे होने चाहिए। बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इतने अधिक पानी की आवश्यकता की वजह से क्या होता है, एक तो पानी की कमी, जल स्तर के अंदर कमी आएगी, पानी का बहुत ज़्यादा अपव्यय हो रहा है, प्लस पानी की वजह से मिट्टी भी क्या है, बह रही है, तो हमारी मिट्टी का भी जो इरोजन यानी क्षरण हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए नुकसान की बात है। तो चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और उसके लिए उच्च वो जो मैंने आपको बताया कि मिट्टी का भी क्षरण हो रहा है। फिर हमने आपको ये बता दिया था कि उच्च रख रखाव लागत है। हमारे गोदामों के अंदर अनाज को रखना मतलब उच्च रख रखाव लागत है।
एक बात और थी कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के नाम याद कर लीजिए। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, यही 4 राज्य ऐसे हैं जो सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए प्रेशर डालते हैं, उन्हें दबाव डालते हैं कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाइए। और यही 4 राज्य ऐसे हैं जो राशन के थ्रू, मतलब राशन डीलरों के थ्रू अनाज का वितरण करने के लिए एफसीआई के गोदामों से अधिकांश अनाज खरीदते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव सी बात है कि सिर्फ 4 राज्य ही तो इसके लिए प्रयासरत है, बाकी राज्य बिल्कुल उदासीन से हैं। अगली बात अपन देखेंगे कि किसानों का ध्यान ओनली किसके ऊपर है, सिर्फ गेहूं और चावल के ऊपर है, जिससे वो मोटे अनाज की खेती नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलो, तो हमारे जो डीलर भी होते हैं बच्चों, वो बेईमानी करते हैं। कैसे बेईमानी करते हैं? जो एफसीआई से वो अच्छी क्वालिटी का गेहूं खरीदते हैं। एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम के अंदर जो बफर स्टॉक पड़ा है, वहाँ से वो अच्छी क्वालिटी का गेहूं खरीद लेते हैं। लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का गेहूं क्या करते हैं, मार्केट में खुले बाजार के अंदर जो बाजार कीमत के ऊपर बेच देते हैं। जैसे गेहूँ 20 रुपये किलो है, तो बाजार के अंदर वो सारा गेहूँ तो क्या बेच दिया उन्होंने, 20 रुपये किलो खरीद बेच दिया। और कहीं से सस्ते कीमत पे घटिया अनाज खरीद लिया, और उस घटिया अनाज को निर्गम कीमत के ऊपर ये गरीबों को बांट रहे हैं। तो ये भी बहुत गलत है, या इसका ड्रॉबैक है। यही घटिया अनाज गरीबों को बांट रहे हैं, उत्तम क्वालिटी का अनाज तो उन्होंने क्या कर दिया, मार्केट के अंदर बाजार कीमत के ऊपर बेच दिया, उस अनाज को खुले बाजार में बेच दिया। और दुकानों को ये अक्सर बंद भी रखते हैं। ये क्या करते हैं, दुकानों को अक्सर बंद रखते हैं। क्यों दुकानों को बंद रखते हैं? ताकि दुकान बंद मिलेगी तो उनको न्यूनतम जो निर्गम लागत है उसके ऊपर अनाज नहीं बेचना होगा। पीडीएस में खपत कम है ड्यू टू थ्रिफ्ट कार्ड्स। अच्छा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर क्या हो गया है, पहले की तुलना में अब खपत कम हो गई, यानी बहुत कम लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड रह गए। क्यों? क्योंकि 3 तरह के कार्ड की व्यवस्था हो गई है। पहले तो ऐसा था कि जो चीनी है, शक्कर और मिट्टी का तेल, गेहूं और चावल, ये तो हमें पता ही है कि हर वर्ग के लोगों को इसकी ज़रूरत है। अब यदि किसी को भी ये चीज़ें कम दामों में मिलेगी तो वो यहीं से खरीदेगा ना, चाहे वो अमीर है। तो एक समय ऐसा था कि हर कोई, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, राशन की दुकान से ही, उचित मूल्य की दुकान से ही गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल और शक्कर खरीदते थे। लेकिन जब से ये संशोधन हो गया है, जब से लक्षित पीडीएस सिस्टम चालू हो गया है, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली स्टार्ट हो गई है, तब से क्या हो गया है, 3 तरह के कार्ड हो गए। और ये 3 तरह के कार्ड होने की वजह से जो एपीएल, एबो पॉवर्टी लेवल, लोग तो अब इसमें इंटरेस्टेड रहे ही नहीं है। क्योंकि जिस भाव से मार्केट के अंदर अनाज मिल रहा है उससे यदि 1 या 2 रुपये कम लगते हैं तो कौन इन राशन की दुकानों पे लाइन में लगेगा और कौन यहाँ से लेगा। तो एपीएल लोगों ने तो बिल्कुल यहाँ से लेना बंद कर दिया है। बीपीएल लोग और अंत्योदय योजनाओं के लोग ये भी इसके ऊपर कम इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि राशन डीलर बेईमानी करते हैं, घटिया किस्म का अनाज रखते हैं और कई बार दुकानें भी बंद रहती है। इन सब की वजह से लोगों का जो रुझान था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर, उचित मूल्य की दुकान से अनाज खरीदने के ऊपर, उसका जो रुझान है वो कम हो गया है। इसलिए उनकी खपत बंद हो गई है और प्रति व्यक्ति खपत कम हो गई है, लेकिन पीडीएस स्टॉक बढ़ रहा है। मैंने आपको यहीं पर इस ग्राफ से पहले ही क्लियर कर दिया है कि प्रति व्यक्ति तो खपत कम हो गई है, लेकिन फिर भी पीडीएस के अंदर, स्टॉक के अंदर वृद्धि हो रही है। और ये हमारे लिए चिंता का बात है, क्योंकि हमारा बहुत सारा अनाज गोदामों के अंदर सड़ रहा है। जहाँ एक और हमारा गरीब व्यक्ति भूखा मर रहा है, तो दूसरी ओर बहुत सारा अनाज है वो हमारे पीडीएस गोदामों के अंदर, हमारे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के अंदर, हमारे बफर स्टॉक के अंदर ये सारा अनाज सड़ रहा है। तो देखा बच्चों, आज अपन ने कि आज की अपनी वीडियो के अंदर देख लिया कि भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसकी सफलता क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, और साथ में अपन ने देखा कि इसकी कमियां या चुनौतियां। तो बच्चों, आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, इसको 1 से 2 बार देखिए। आपके कोई भी डाउट आते हैं या आप मेरे पढ़ाने के सिस्टम में कुछ डिफरेंस चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग इसको करने का प्रयास करूं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगली बातें अगले वीडियो में। थैंक यू।